तो दोस्तों आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली मैंने फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिया है और ये आज सेकंड चैप्टर होगा। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना। ठीक है, तो देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हम कैसे घर बनाकर रहने लगे थे। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड चैप्टर उसका आगे का पार्ट है। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर में क्या हुआ कि जब हम लोग घर बनाकर रहने लगे थे उसके बाद फिर मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और अब सिटीज़ में हम आ गए। ठीक है, डेवलप होकर अब सिटीज़ में हम धीरे धीरे फिर रहने लगे थे। और सबसे पहले सिटीज़ जिस जगह पर बनी थी उस जगह का नाम है मेसोपोटामिया। तो बेसिकली हम लोग इस पूरे चैप्टर में इसी जगह के बारे में पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया। ठीक है, तो मेसोपोटामिया दो वर्ड से बना है, मेसोस और पोटामोस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेसोपोटामिया एक ऐसी जगह है जो दो रिवर के बीच में है। इसलिए क्योंकि जो मेसोस है उसका मतलब होता है मिडल और पोटामोस का मतलब होता है रिवर। यानी मेसोपोटामिया का मतलब ये होगा कि वो एक ऐसी जगह है जो रिवर्स के बीच में हो, है ना। और वो रिवर का नाम है यूफ्रेट और टिग्रिस। तो यहाँ पे दो रिवर आ गई जिसके बीच में मेसोपोटामिया है। ठीक है, तो आप याद रखना मेसोपोटामिया एक ऐसी जगह है जो रिवर्स के बीच में हो और वो दो रिवर है यूफ्रेट और टिग्रिस। तो दोस्तों सपोज़ मान लो ये ऐसे मेसोपोटामिया है। ठीक है, बुक में कुछ ऐसा ही डायग्राम होगा। सपोज़ मान लो ये मेसोपोटामिया है और इसके नॉर्थ वाला पार्ट ये ऐसा यहाँ पे रिवर है। ठीक है, पूरा रिवर से सराउंडेड है मेसोपोटामिया। तो देखो दोस्तों मेसोपोटामिया का ऊपर वाला पार्ट में टिग्रिस है। ठीक है, यानी टिग्रिस रिवर बहती है यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में, और नीचे वाले पार्ट में यूफ्रेट रिवर है। और जो टिग्रिस रिवर है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी बहुत सारी है ऊपर वाली साइड में। ठीक है, और यहाँ पे ये अपना मेसोपोटामिया है। तो हम लोग इस चैप्टर में पूरा मेसोपोटामिया के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखो दोस्तों, अभी आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म बताना पड़ेगा कि सिविलाइजेशन क्या होता है और वो सारी चीज़ें क्या होगी। तो देखो दोस्तों, जब भी मैं बात करता हूँ सिविलाइजेशन की, ठीक है, तो सिविलाइजेशन का मतलब हो जाएगा, देखो अब सिविलाइजेशन से पहले हमें सिविलाइज का मतलब पता होना चाहिए। सिविलाइज्ड यानी सभ्य। ठीक है, यानी एकदम पूरा डेवलप्ड, अच्छे से रहना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जिसमें पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, ऐसी चीज़ों को हम सभ्य बोलते हैं। ठीक है, जिसमें पूरा सिस्टम हो, एकदम बाकायदा सिस्टम हो, जैसे कि सिटीज़ में होता है। ठीक है, या फिर आप बोलते हो ना ये लोग सभ्य नहीं है, यानी वो लोग अच्छे से रह नहीं रहे, इसका मतलब ये होता है। तो सिविलाइजेशन का मतलब हो जाएगा उनका रहन सहन। किनका रहन सहन? जो लोग सभ्य है। अब मेसोपोटामिया में कौन कौन सभ्य था, यानी कौन कौन एकदम अच्छे खासा रहता था। ठीक है, एकदम डेवलप्ड। मेसोपोटामिया में हम यही देखें कौन कौन सभ्य था। ठीक है, तो चार लोग थे जो एकदम पूरे सभ्य थे मेसोपोटामिया में। ठीक है, चार जगह थी। पहला सुमेर, दूसरा अक्कड़, तीसरा बेबीलोनिया और चौथा हो जाएगा हम लोग का असीरिया। तो देखो दोस्तों, नोट्स के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, बस आप चैट सेक्शन में बता देना कि आपको नोट्स चाहिए। तो देखो दोस्तों, जो सुमेर, अक्कड़ और बेबीलोनिया है ना, ये मतलब एक जगह का नाम है। ठीक है, मेसोपोटामिया में। और ये चारों जगह में जो लोग रहते थे वो एकदम सभ्य थे। ठीक है, बहुत अच्छा खासा उनका रहन सहन था, इजी वर्ड्स में बोलूँ तो फिर सुमेर, अक्कड़ और बेबीलोनिया मेसोपोटामिया के साउथ साइड में प्रेजेंट थे और असीरिया नॉर्थ साइड में। तो पहले ना मेसोपोटामिया के नॉर्थ पार्ट को हम असीरिया कहते हैं।
क्योंकि असीरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। लेकिन साउथ पार्ट को हम पहले कुछ भी नहीं कहते थे, ठीक है। लेकिन बाद में जैसे ही बेबीलोनियम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड बना, तो फिर हम पूरे सदर्न रीजन को हम बेबीलोनिया बोलने लगे। तो ये तो कुछ बात बता दिया था मैंने आपको। तो सुमेर एक जगह थी और वहाँ के लोग सुमेर लैंग्वेज बोलते थे। अक्कड़ के लोग अक्कड़ लैंग्वेज बोलते थे। बेबीलोनिया के बेबीलोनिया लैंग्वेज बोलते थे और असीरिया के असीरिया लैंग्वेज बोलते थे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। तो अभी हम ये बात करेंगे कि हमें मेसोपोटामिया के बारे में पता कैसे चला। तो अभी हम इसकी बात करते हैं कि हमें मेसोपोटामिया के बारे में पता कैसे चला। तो देखो दोस्तों, हम लोग को बिल्डिंग्स मिली, ठीक है। हिस्टोरियंस को बिल्डिंग्स मिली है, स्टैचूज़ मिले और बहुत सारे गहने मिले, आभूषण, जिसे हम ऑर्नामेंट्स बोल सकते हैं। और हमें हथियार मिले और हम लोग को मतलब बहुत सारी चीज़ें मिली, ठीक है। और हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो हमें ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि पहले के ज़माने में मेसोपोटामिया नाम की जगह हुआ करती थी और उसमें मेसोपोटामिया के अंदर सुमेर अक्कड़ ऐसी नाम की जगह थी, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इसकी बात करेंगे कि मेसोपोटामिया फेमस किसके लिए था आखिर, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, मेसोपोटामिया ना वो अपने राइटिंग के लिए फेमस था, क्योंकि राइटिंग यहीं पे शुरू हुई थी मेसोपोटामिया में। और ट्रेड के लिए फेमस था। अब मेसोपोटामिया अपने मैथ्स के लिए भी फेमस था और एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस था। तो अभी एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? तो एस्ट्रोनॉमी उन चीज़ों के बारे में पढ़ना जो हमारी अर्थ के अर्थ में नहीं है, या फिर मैं बोल सकता हूँ अर्थ के बाहर वाली चीज़ों को पढ़ना, जैसे ग्रह हो गया, सूरज, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना को हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। और मेसोपोटामिया अपने सिटी लाइफ के लिए फेमस थी, यानी वहाँ के लोग रहन सहन उन लोगों का बहुत अच्छा हुआ करता था, हमसे भी अच्छा। तो ये तो हमने कुछ मेसोपोटामिया के कुछ खासियत पढ़ लिया। अब हम उसकी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी कैसी थी। तो तब तक के लिए आप नोट डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हमने मेसोपोटामिया के कुछ बेसिक चीज़ें देख लिया था। तो अब हम मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं थोड़ा कैमरा, ठीक है, हो गया। तो अभी हम मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया में मतलब कैसा कैसा एरिया था। तो देखो दोस्तों, सपोज़ मान लो मेसोपोटामिया का स्ट्रक्चर आप अपने बुक में देख सकते हो, कुछ ऐसा ही हो, ठीक है। मेसोपोटामिया के ऊपर वाले साइड टिग्रिस बहती है, नीचे वाली साइड यूफ्रेट बहती है, ठीक है। और टिग्रिस की कुछ ट्रिब्यूटरीज भी है, मैंने आपको ये भी अभी बताया है, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, आपके दिमाग में आ रहा हो तो देखो दोस्तों, ट्रिब्यूटरीज वो छोटी रिवर है जो बड़ी रिवर से जाकर मिलती है। तो अभी हम उसकी ज्योग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया की, ठीक है। ये ये रिवर है और ये मेसोपोटामिया है, ये एरिया। तो देखो, मेसोपोटामिया का अगर मैं नॉर्थ साइड बोलूँ तो ये होगा नॉर्थ साइड, ये वाला। अगर मैं ईस्ट बोलूँ तो ये वाला पार्ट होगा, वेस्ट में ये वाला पार्ट और साउथ में ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो मैं लिख भी दे रहा हूँ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। तो देखो दोस्तों, मेसोपोटामिया के नॉर्थ वाले साइड में ना स्टेपी लैंड था। तो अब ये स्टेपी लैंड क्या होता है? स्टेपी लैंड का मतलब ये होता है कि वहाँ की जो ज़मीन थी वो एकदम हरी भरी थी, वहाँ पर पेड़ ये सारी चीज़ें नहीं हुआ होती थी, ठीक है। तो फिर ये तो हमने पढ़ लिया कि वहाँ पे स्टेपी लैंड होती है। तो अभी हम को इससे पहले, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेपी लैंड होती थी मेसोपोटामिया में, यानी वहाँ पर कुछ भी पेड़ और नहीं हुआ करते थे। इसी के वजह से वहाँ के लोग ज़्यादातर पशुपालन करते थे, ठीक है। वहाँ के लोग एग्रीकल्चर बहुत कम करते थे, सबसे ज़्यादा वो लोग पशुपालन करते थे। और जो और इसी की वजह से वो लोग अपना ज़्यादातर टाइम ना गाय भैंसों को चराने में लगा देते थे।
तो ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ लिया नॉर्थ के बारे में कि वहाँ के लोग पशुपालन एकदम ना के बराबर करते थे, ठीक है, नहीं करते थे क्योंकि स्टेपी लैंड था। और हम बात करते हैं अब ईस्ट के बारे में, ठीक है, मेसोपोटामिया के नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो जो वहाँ का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट था वहाँ पे पहाड़ थे जो माउंटेन से कवर हुआ करते थे, और वहाँ पे इतनी रेनफॉल तो आ ही जाती थी जिससे जो फसल है वो अच्छे से ग्रो हो जाए, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो वहाँ का क्लाइमेट था वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल था, यानी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो ये हमने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर लिया। अब हम वहाँ के ईस्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो मेसोपोटामिया का जो ईस्ट पार्ट था, यानी ये वहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज है टिग्रिस की, है ना, टिग्रिस रिवर की। तो वो सारी ट्रिब्यूटरीज हेल्प करती थी हम लोग को ट्रेड के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा हुआ करते थे कि भाई एकदम वहाँ पे ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ से लोग अपनी चीज़ें ट्रांसपोर्ट किया करते थे, ऐसी चीज़ें किया करते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने ईस्ट पार्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वहाँ के साउथ पार्ट के बारे में। तो वैसे तो जो मेसोपोटामिया का साउथ वाला पार्ट था, रुको मैं तब तक लाइट ऑन कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर दिख जाए, ठीक है, हो रहा है। तो कैमरा फिक्स, ठीक। तो जो मेसोपोटामिया का साउथ वाला पार्ट था वहाँ पे पूरा डेजर्ट ही डेजर्ट था, ठीक है, यानी रेगिस्तान वाला इलाका था। लेकिन तो भी वहाँ के लोग एग्रीकल्चर करते थे, और वहाँ के लोग एग्रीकल्चर इसलिए करते थे क्योंकि जो मेसोपोटामिया, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रिवर के बीच में है, ठीक है। तो इसी के वजह से जो तालाब होते थे वो अपने साथ कीचड़ छोड़ जाते थे मेसोपोटामिया के एरिया में। ये साउथ पार्ट है, यहाँ पे कीचड़ छोड़ जाया करते थे, जिससे वहाँ पे एकदम फर्टिलिटी आ जाती थी, ठीक है, क्योंकि वो जो कीचड़ होते थे ना वो क्रॉप के लिए बहुत अच्छे हुआ करते थे ग्रो होने के लिए। तो इसी के वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर होती थी, क्योंकि वहाँ के रिवर ना फाइन मड को डिपॉजिट कर देते थे वहाँ पे कॉर्नर्स में, ठीक है, एरिया में, मेसोपोटामिया के एरिया में। तो इसी के वजह से फाइन मड यानी कीचड़। तो ये तो हमने पढ़ लिया था ज्योग्राफी के बारे में मेसोपोटामिया की। तो अभी हम पढ़ेंगे, हम मेसोपोटामिया के अभी पढ़ेंगे हम उसके बारे में, सिटीज़ के बारे में, कि वहाँ पे बेसिकली चलता क्या था, कौन सा सिस्टम था अर्बन, ठीक है। तो तब तक के लिए आप नोट डाउन करते रहो। तो देखो वहाँ पे जो सिटीज़ थी ना वहाँ पे लोगों का काम डिवाइड था, यानी किसान किसानी ही कर सकता था, वो सेना में नहीं जा सकता था, और आर्मी वाले प्रोटेक्ट ही कर सकते थे अपने राज्य को, वो किसानी नहीं कर सकते थे, ठीक है। यानी आसान भाषा में वहाँ पर काम डिवाइड हुआ करता था। इसी की वजह से अगर कोई भी बंदे के पास एक्स्ट्रा रिसोर्स आ जाती थी तो वो एक्सचेंज कर देता था, जिसका मतलब अगर किसान किसानी ही कर रहा है तो फिर उसके पास बहुत ज़्यादा क्रॉप फसल आएगी, है ना। तो अब इससे क्या होता था, वो बस अपना पेट भरना है जितना ही तो खा सकता है, तो फिर उसके पास कुछ फसल बच जाती थी, तो अब वो उन फसलों से ना चीज़ों को एक्सचेंज करता था दूसरे के साथ। जिसको फसल चाहिए वो उससे फसल लेता था, और उसको जो चाहिए वो ले लेता था। तो एक्सचेंज होने लगा था, और इसी के वजह से ट्रेड की शुरुआत हुई थी, और धीरे धीरे ना लोग एक दूसरे में डिपेंड हो गए थे, ठीक है। तब इससे क्या हुआ, तो जो लोग अभी मैन्युफैक्चर करते थे, यानी जो लोग अभी औज़ार ये सारी चीज़ें बनाते थे, उन लोगों को कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा, ठीक है, और वो रॉ मटेरियल्स मेसोपोटामिया में नहीं था, इसलिए वो लोग वो सारे रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करते थे बाहर बाहर के देशों से, ठीक है दोस्तों। और इसलिए वहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस भी बना दिया था वहाँ पर, कि वो ऑर्गेनाइजेशंस चेक कर सके कि लोग अपना काम कर रहे हैं या नहीं। और वहाँ पे स्टोरेज हाउस भी बना दिया था, यानी कि जो चीज़ें इंपोर्ट होती थी वो उन हाउसेस में चली जाती थी, और उससे फिर लोग अपना लेते रहते थे, ठीक है, स्टोरेज हाउस।
किसी में ज़्यादा हो गया तो फिर उस जगह को स्टोर कर सकता था। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ के लोग अच्छे से मिलजुल कर रहते थे। ठीक है, वहाँ पे अच्छा सिस्टम था। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ लिया उसकी वहाँ के सिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो अभी हम बाद में ये देखेंगे कि जैसे ही ट्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे अब राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से राइटिंग की शुरुआत होगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम राइटिंग में जाने से पहले अभी हम ये पढ़ते हैं कि सामान आता कैसे था मेसोपोटामिया के अंदर बाहर के देशों से। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़। तो आई होप दैट यू आर राइटिंग विथ मी। ठीक है, तो अभी हम यही पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़ टॉपिक, कि सामान आता कैसे था मेसोपोटामिया के अंदर। तो देखो दोस्तों, इसको थोड़ा भी कैमरा को एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि मेसोपोटामिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हुआ करती थी। जैसे कि मेसोपोटामिया में आप कह सकते हो कि जो मेसोपोटामिया थी वहाँ पर मेटल्स नहीं हुआ करते थे, वहाँ पे पत्थर नहीं हुआ करते थे, और साथ ही साथ मेसोपोटामिया में ना इतने वुड भी नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था, इससे औजार बनते थे मेटल से, पत्थर से और वुड से। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी मेसोपोटामिया में, यानी बहुत कम अमाउंट में हुआ करती थी, जिससे मेसोपोटामिया, इसी की वजह से मेसोपोटामिया यही सारी चीज़ों को इंपोर्ट करता था, यानी मंगाता था बाहर के देशों से। और वो बाहर के देश थे टर्की और ईरान। और साथ ही साथ मेसोपोटामिया अपने देश से एक्सपोर्ट करता था, वहाँ के लोग फूड को एक्सपोर्ट करते थे, और वहाँ के लोग टेक्सटाइल यानी कपड़े, यानी वहाँ के लोग खाना और कपड़े को टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है कि ये सारी चीज़ें ट्रेड हो रही है ना, लेन देन ट्रेड ही तो होता है। और हमें ये भी पता है कि जो ट्रेड है वो शहरीकरण के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, शहरीकरण के लिए। तो इसी की वजह से वहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी बना दिया था, जो पर्टिकुलर जितना भी ट्रेड हो रहा है ना, वो उन सारे ट्रेड को एकदम ध्यान से लिखे, क्या क्या ट्रेड हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर लिखने वाला सिस्टम आ गया था। तो मैंने ये बोला कि वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी हो रहा है ट्रेड, ये सारे हर ट्रांजैक्शन को वो लिखते थे। ठीक है, बेसिकली अब वो कैसे कैसे लिखते थे, कहाँ लिखते थे, ये अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वो लोग मिट्टी के टैबलेट बनाते थे। अब टैबलेट क्या होता है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप होता है। ठीक है, यानी ये समझ लो मिट्टी से एक रेक्टेंगल बनाना और उसमें लिखना। तो इसी में बेसिकली वो लोग राइटिंग यहीं पे शुरुआत हो गई थी। ठीक है, यानी वो लोग लिखना शुरू कर दिए थे। और साथ ही साथ में जो गुड्स आते थे ना बाहर की कंट्रीज से, वो बोट से आते थे। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ वो पानी के ज़रिए चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे। तो ये तो हमने पढ़ लिया था मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, राइटिंग के बारे में। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक राइटिंग के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले मैं थोड़ा कैमरा फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, 1 मिनट आप वेट करो। ठीक है, तो कैमरा फिक्स हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं राइटिंग की। ठीक है, हमने ये तो देख लिया था, हमने अभी अभी यही देखा कि कैसे ट्रेड बढ़ा, तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए गए जो रिटन फॉर्म में उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती थी नदी के ज़रिए। ठीक है, बोट्स के ज़रिए। तो अभी हम लोग देखेंगे राइटिंग के बारे में अभी हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे।
तो देखो दोस्तों, जो फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट था ना, वो 3200 BCE में लिखा था। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको BCE और AD का कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर नहीं पता तो आप एक बार देख लो। मैथ्स में हमें नंबर लाइन पड़ी थी, इतना तो पता ही होगा, है ना, कि बीच में ज़ीरो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और लेफ़्ट साइड में भी 1 2, मतलब -1 -2, ये सारी चीज़ थी, चलती रहती है। -3 -4 -6 और इन्फिनाइट तक। तो फिर हम ये मानते हैं कि जिस दिन जीसस का डेथ हुआ था वो ज़ीरो डेट थी, ठीक है। जिस ईयर में जीसस क्राइस्ट का डेथ हुआ था वो ईयर को हम ज़ीरो मानते हैं, और उसके बाद वाले समय को हम AD या फिर CE से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 AD 2 AD 3 AD, और अभी प्रेजेंट में चल रहा है 2021 AD, ठीक है। और जीसस क्राइस्ट के मरने के पहले वाले समय को हम BCE या फिर BC से डिनोट करते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो ये 1 BCE 2 BCE 3 BCE, है ना। और देखो एक और चीज़, अगर मैं बोलूँ 4 BCE, यानी यहाँ पर कैपिटल लेटर पहले आएगा, मतलब बड़ा नंबर पहले आता है, ऐसे 4 BCE से 1 BCE तक। तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर पहले आते हैं, छोटा नंबर बाद में आते हैं। इसका मतलब वही होता है कि 3 साल हो गए हैं, ठीक है। तो ये तो था हम लोग का AD BCE का कॉन्सेप्ट। अभी वापस हम लोग राइटिंग के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट ना लिखा गया था करीब 3200 BCE में। फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट। तो देखो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं मेसोपोटामियन टैबलेट की, तो मेसोपोटामियन टैबलेट का मतलब है कि जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी को एक पेज के फॉर्म में या फिर रेक्टेंगल के फॉर्म में शेप देना, तो उसको हम बोल देंगे टैबलेट, ठीक है, मिट्टी के टैबलेट। और वो मिट्टी के टैबलेट कहाँ के थे? मेसोपोटामिया के। तो मेसोपोटामियन टैबलेट, ठीक है। तो टैबलेट का मतलब मैंने आपको वही बता दिया कि मिट्टी के रेक्टेंगल शेप के होते हैं, उसको हम टैबलेट बोलेंगे। तो जो फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट था वो 3200 BCE में पाया गया था। और उस मेसोपोटामियन टैबलेट में बहुत ज़्यादा साइंस और नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद फिर धीरे 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 यूनिफॉर्म लेटर्स आ गए, ठीक है, 2600 BCE तक। अब वो लोग यूनिफॉर्म लेटर्स आ गए, ठीक है, वो लोग यूनिफॉर्म तरीके से लिखने लगे, यानी वेस्ट शेप्ड, एक पर्टिकुलर हैंड राइटिंग उन्होंने ले लिया था। जैसे आज बात करते हैं कर्सिव और नॉर्मल, तो वही था, पहले उनकी नॉर्मल थी, अब फिर बाद में यूनिफॉर्म आ गई, ठीक है। और तो लेटर्स ना यूनिफॉर्म हो गए थे 2600 BCE में। और जो लैंग्वेज लिखी जाती थी वो थी सुमेरियन, ठीक है। तो सुमेरियन लैंग्वेज लिखी जाती थी वहाँ पर। और वेट, सुमेरियन, सुमेरियन, ठीक है। तो सुमेरियन लैंग्वेज लिखी जाती थी टैबलेट्स में। उसके बाद उन टैबलेट्स को धूप में रख दिया जाता था ताकि वो हार्ड बन जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर ताकि बाद में कुछ भी ना लिख सके। तो जैसे कि हमने देखा कि ट्रेड के लिए भी टैबलेट्स यूज़ हुआ करते थे, ठीक है, राइटिंग इन्हीं में लिखा जाता था। तो हर ट्रांजैक्शन, यानी एक हर ट्रेड के लिए या फिर हर ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट टैबलेट बनाया जाता था। एक सेपरेट टैबलेट में ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे 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 200 साल बाद जो लैंग्वेज थी वो सुमेरियन से अकाडियन लैंग्वेज हो गई, ठीक है। करीबन 2400 BCE में जो लैंग्वेज थी वो अब
सुमेरियन से रिप्लेस हो गई थी किससे, अकाडियन से। तो ये तो हमने भी राइटिंग के बारे में थोड़ा देख लिया था। अभी हम लोग इसके यूजेस भी पढ़ लेते हैं कि यूजेस क्या था बेसिकली राइटिंग उस टाइम में। तो राइटिंग का यूज़ ना, राइटिंग सबसे पहले ट्रेड के काम आती थी, जैसे कि हमने अभी देखा, और मैसेज पहुंचाने के लिए, जैसे कि अगर किसी राजा को दूसरे राजा को मैसेज पहुंचाना हो तो वो राइटिंग के ज़रिए पहुंचाता था, ठीक है। मैसेज के लिए होती थी, लीगल वैलिडिटी के लिए होती थी, यानी चुनौती के लिए होती थी कि ये मेरी जगह है, ऐसी चीज़ें, ठीक है, लीगल वैलिडिटी। और साथ ही साथ राइटिंग यूज़ होता था नरेशन के लिए, राजा के नरेशन के लिए, यानी राजा के बारे में लिखने के लिए भी राइटिंग यूज़ हुआ करता था, और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हुआ करता था। तो बेसिकली बहुत सारे तरह तरह की चीज़ों के लिए राइटिंग यूज़ हुआ करता था, ठीक है। अनाउंसमेंट्स के लिए भी यूज़ हुआ करता था। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने अभी देखा कि राइटिंग यूज़ हुआ करता था। तो अभी हम उसके सिस्टम की बात करते हैं, राइटिंग का बेसिकली सिस्टम क्या था, ठीक है। तो वो नेक्स्ट पेज में बात करेंगे, तब तक नोट डाउन करते जाओ। तो अभी हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ राइटिंग की, कि राइटिंग का सिस्टम कैसे था पहले, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सिस्टम की, राइटिंग के सिस्टम की। तो देखो दोस्तों, पहले के ज़माने में ना सिलेबल्स यूज़ हुआ करते थे राइटिंग में। अब सिलेबल्स क्या होते हैं, सिलेबल्स यानी कोई भी वर्ड को एक पर्टिकुलर साइन से रिप्रेजेंट करना है, उसको सिलेबल्स बोलते हैं, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर साइन है जिसका मतलब वर्ड्स होता है, तो उन साइंस को हम सिलेबल्स बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लूँ क्रो की, ठीक है। तो मैं क्रो वर्ड को एक पर्टिकुलर साइन से डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो समझ लो कि ये क्रो है, ठीक है। ऐसे एक पर्टिकुलर साइन से किसी चीज़ को डिफाइन करना, उस मतलब ये सिलेबल्स है, ठीक है। साइन तो है ही, साथ में सिलेबल्स है। तो सिलेबल्स यूज़ हुआ करता था। सिलेबल्स का मतलब तो वैसे यही होता है, इसको सिलेबल नहीं बोल सकते। सिलेबल्स यानी कोई भी एक वर्ड को साइन में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो पहले के ज़माने में सिलेबल्स यूज़ हुआ करते थे राइटिंग में। अब इससे क्या हुआ था, इसके वजह से अब बहुत ज़्यादा साइंस हो गए हैं ना, तो फिर इसके वजह से 1000 से भी ज़्यादा साइंस हुआ करते थे। अब जिसके वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्टी बन गई थी उन सारे साइंस को पढ़ना, ठीक है। तो ये हमने अभी थोड़ा सिस्टम का देख लिया था, ठीक है, कि क्या यूज़ हुआ करता था। अभी हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की लिटरेसी के बारे में। तो अभी अगर मैं लिटरेसी की बात करता हूँ तो मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग थे जो पढ़ लिख सकते थे, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत कम लोग थे जो पढ़ लिख सकते थे, ठीक है। अब ये क्यों था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंस थे, जैसे कि हमने अभी देखा 1000 से भी ज़्यादा वहाँ पे साइंस तो हुआ करते थे, जिसके वजह से उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था उन साइंस को लर्न करना, ठीक है। और इसी के वजह से वो लोग, बहुत कम ही लोग थे जो पढ़े लिखे थे, और जो लोगों को साइंस पूरा दिमाग में पता चल जाता था, आ जाता था, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुआ करती थी, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया अभी लिटरेसी के बारे में कि वहाँ पे हुआ क्या करता था। हमने ये देखा कि वहाँ पे बहुत कम लोग थे जो पढ़ लिख सकते थे, और इसकी वजह ये थी कि वहाँ पे 1000 से भी बहुत ज़्यादा साइंस थे। तो साइंस की वजह से उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया था उन साइंस को लर्न करना। तो इसी के वजह से बहुत कम ही लोग थे जो लिटरेट थे, और जो लोग बेसिकली पढ़ लिख सकता था
वो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हुआ करती थी, और वही चीज़ उनको एक हाई स्टेटस दिया करती थी सोसाइटी में। तो ये सब तो हमने पढ़ लिया पूरी लिटरेसी उसके बारे में, ठीक है। मेसोपोटामिया का ओवरव्यू हमने अभी तक किया है। अब हम लोग कुछ सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं मेसोपोटामिया की, जिनके वजह से बाद में सुमेरियन ये सारी चीज़ें बड़े बड़े सिविलाइजेशन आए, ठीक है। सुमेर, ये सारे अक्कड़, ठीक है, ये सारी सिटीज़ आई। तो अभी हम लोग बात करते हैं उरुक की, ठीक है। याद रखना, और उरुक के बात करने से पहले हम लोग उनका मेसोपोटामिया का एक फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। तो जो मेसोपोटामिया थी ना, वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली ये सारी चीज़ें चलती थी। न्यूक्लियर फैमिली वैसी फैमिली होती है जिसमें 4 लोग होते हैं। तो मेसोपोटामिया में बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली चला करती थी, और वहाँ पे शादी के बाद मतलब कोई मैरिड सन, किसी बेटे की अगर शादी हो जाती थी तो उस टाइम में मतलब ऐसे परंपरा थी कि मतलब उसमें डिपेंड करता था कि वो अपने फैमिली के साथ रहे या नहीं, ठीक है। और वहाँ पे बेसिकली उस टाइम में अरेंज मैरिज का सिस्टम नहीं आया था, और वहाँ पे जब शादी हुआ करती थी ना, तो उसके टाइम में दोनों पार्टीज से डोरी एक्सचेंज किया करते थे, और उसके बाद भगवान को चढ़ाया करते थे, ठीक है। तो अभी थोड़ा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली हुआ करती थी, और शादी के बाद जो मैरिड सन है वो अपने अपने पेरेंट्स के साथ रह सकता था, ठीक है। और मैरिज के समय क्या होता था कि दोनों पार्टी से डोरी एक्सचेंज हुआ करती थी, और फिर उसके बाद वो लोग भगवान के पास जाते थे कुछ चढ़ाने के लिए, ऑफरिंग्स के लिए। और तो ये सारी चीज़ें वहाँ का सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली, ये सारी चीज़ें, डोरी एक्सचेंज करना, उसके बाद भगवान के पास जाकर उनको ऑफरिंग्स देना। तो ये तो हमने थोड़ा स्ट्रक्चर देख लिया था वहाँ के लोगों का। अभी हम उरुक की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, उरुक एक ऐसा शहर था जो टेम्पल्स के बदौलत से बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, ठीक है। अब क्या कैसे हुआ था ये चीज़ की बात हम अभी करते हैं। तो देखो दोस्तों, जो उरुक था ना, वो वहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा सेटलमेंट्स थे, ठीक है। उरुक बेसिकली सदर्न पार्ट में प्रेजेंट था मेसोपोटामिया के, ठीक है। और अभी मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ उस टाइम में सुमेर, अक्कड़ ये सारी चीज़ें नहीं आई थी, ठीक है। सुमेर और अक्कड़ से भी पहले उरुक थी। तो उरुक ना 5000 BCE में वहाँ पे छोटी छोटी सेटलमेंट्स थी, जो अब धीरे धीरे अब डेवलप होना शुरू हो गई थी, ठीक है। और बाद में जो बड़ी सिटीज़ होगी वो इन्हीं सेटलमेंट्स में से आएगी। तो हमने ये देखा कि जो 5000 BCE है, उस टाइम में जो सेटलमेंट्स थे वो धीरे धीरे डेवलप होने लग गए थे, ठीक है। तो अभी मैं सदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया के बारे में बात कर रहा हूँ कि 5000 BC में सेटलमेंट्स यानी बस्तियाँ धीरे धीरे वो डेवलप होना शुरू कर दिया था, और बाद में कुछ बहुत बड़े सिटीज़ हैं वो इन्हीं सेटलमेंट्स में से आएंगे, ठीक है। सिटीज़ वर एमर्ज, इन्हीं सेटलमेंट से फिर बहुत बड़ी बड़ी बाकी सिटीज़ आएगी, जैसे सुमेर, ये सब सिटीज़ आती है इन्हीं सेटलमेंट से। तो देखो दोस्तों, हुआ क्या था कि वो लोग अब ना धीरे धीरे टेम्पल्स वो लोग अब बिल्ड करना शुरू कर देते, वो लोग अब टेम्पल्स बनाना शुरू कर दिए थे। अब इससे क्या हुआ था, और वो लोग ऐसा टेम्पल्स बनाते थे कि वो जो टेम्पल्स हुआ करते थे ना, जो वो बनाते थे वो सराउंडेड होते थे बहुत बड़े बड़े वॉल्स से, सराउंडेड बाय वॉल्स। और साथ ही साथ में वहाँ के जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो अनबेक्ड ब्रिक्स से बना हुए थे, अनब्रेक्ड ब्रिक्स।
और वहाँ पे जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो बेसिकली घर हुआ करते थे कुछ गॉड्स का, जैसे कि आपकी अभी बुक में दिया है इनाना और मून गॉड ऑफ उर, और मून गॉड है उर के, ठीक है। तो बेसिकली ये दो भगवान की उस टाइम में पूजा हुआ करती थी, तो टेम्पल्स में ये दो भगवान हुआ करते थे, ठीक है। और लोग ना बहुत ज़्यादा चीज़ें लाया करते थे भगवान को चढ़ाने के लिए, जैसे कि फ़िश हो गया, ग्रेन हो गया, ऐसी तरह तरह की वो लोग चीज़ें लाया करते थे भगवान को चढ़ाने के लिए। अब इससे क्या हुआ, टेम्पल का फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और टेम्पल अब बहुत बड़ा बन गया था और उसमें बहुत ज़्यादा रूम थे और हर रूम में अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, ठीक है। जैसे कि एक रूम में वो लोग वीट बनाते थे, एक रूम में तेल बनाते थे, जैसे अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी अलग अलग रूम में, ठीक है। तो वो एक्टिविटीज़ भी मैंने आपको बता दी है, जैसे कि वीविंग हो गया, मतलब सिलाई कढ़ाई ये सारी चीज़ें हो गई, स्पिनिंग भी हो गया, और ऑयल प्रेसिंग हो गया, तेल बनाना। तो ऐसे तमाम एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। उसके बाद इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ से फिर धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, जिनके वजह से वो जो टेम्पल है वो बाद में इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बाद में फिर और डेवलपमेंट होता है, जिनके वजह से वो टेम्पल्स इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं और वो लोग प्रोवाइड करते हैं बाद में वो टेम्पल्स एम्प्लॉयमेंट, और बाद में वो ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन भी करने लगते धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने देख लिया था उरुक के बारे में कि कैसे कैसे क्या सिस्टम हुआ करता था। तो अभी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। 5000 BC में उरुक में सेटलमेंट्स है सदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया में वो डेवलप होना शुरू कर दिए थे, और बाद में फिर जो न्यू सिटीज़ निकलेगी जैसे कि सुमेर और बाकी सारे, वो इन्हीं कुछ सेटलमेंट्स में से एमर्ज होएगी, ठीक है। तो हुआ क्या था बेसिकली कि वो लोग टेम्पल्स बनाना शुरू कर दिए थे, और वो टेम्पल्स अनबेक्ड ब्रिक से बने होते थे और वो सराउंडेड होते थे बहुत बड़े बड़े वॉल्स से। तो बेसिकली उन टेम्पल्स में दो भगवान की पूजा हुआ करती थी, इनाना और मून गॉड, और पीपल उन भगवान को चढ़ाने के लिए तरह तरह की चीज़ें लाते थे, जिसकी वजह से टेम्पल्स का डेवलपमेंट हुआ और टेम्पल्स और भी बड़े बन गए। अब इससे टेम्पल्स में बहुत सारे रूम आ गए थे और हर रूम में तरह तरह की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जैसे कि ग्रेन ग्राइंडिंग, ऑयल प्रेसिंग, वीविंग, स्पिनिंग, ठीक है। तो तरह तरह की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। अब फिर और धीरे धीरे और एवोल्यूशन होता है और बाद में टेम्पल्स ना एक टाइप का इंस्टीट्यूशन बन जाता है, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था उन सारे काम को करने के लिए। जैसे जो हमने देखा ऑयल प्रेसिंग, ये सारे काम को करने के लिए, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था और ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करता था। अब उसको बहुत ज़्यादा खाना मिलता था तो फिर वो नीडी लोगों को दे दिया करता था, जिन लोगों को ज़रूरत हुआ करती थी, ठीक है। तो ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन ये सारी चीज़ें भी हुआ करती थी। तो ये तो हमने उरुक के बारे में देख लिया। अभी हम ये देखेंगे कि पहले के ज़माने के किंग यानी उरुक के किंग कैसे अपने टेम्पल्स को सेफली रखा करते थे, ठीक है। तो वही अभी हम लोग थोड़ा किंग्स के बारे में बात करेंगे, उरुक वाले टाइम के, ठीक है, उरुक के किंग बेसिकली। तो देखो यार, पहले के ज़माने में ना टेम्पल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस माना जाता था, ठीक है। और अब कोई भी राजा को अगर अपनी पावर को एक्सपेंड करना होता था तो फिर वो बेसिकली टेम्पल्स में अटैक करता था, जिससे वो अपनी पावर को बढ़ा सके, क्योंकि टेम्पल्स हर किंगडम का उस टाइम में मेन जगह हुआ करता था। तो फिर कोई भी राजा को इसी के वजह से अगर अपनी पावर बढ़ानी है या, तो फिर इसलिए वो टेम्पल्स में अटैक करता था। तो जैसे ही कोई राजा दूसरे राज्य के टेम्पल्स में अटैक करने जाता था तो तभी उस दूसरे राज्य के राजा को पता चल जाता था
कि हाँ यार पहला वाला राजा हमारे राज्य में अटैक करने आ रहा है या फिर हमारे टेम्पल्स में अटैक करने आ रहा है। तो फिर इसी के वजह से अब दोनों राजा की लड़ाई हो जाती थी, ठीक है। और उन राजा में से जो जीतता था वो दूसरे राजा के स्लेव्स और सैनिकों को अपना नौकर, अपना स्लेव बना डालता था, ठीक है। और अपना स्लेव और सैनिकों में भर्ती कर दिया करते थे, ठीक है। और जो राजा जीतता था वो दूसरे राजा के टेम्पल्स की इम्पोर्टेंट चीज़ों को, यानी इम्पोर्टेंट चीज़ों को वो अपने टेम्पल्स के भगवान को चढ़ाता था, ठीक है। तो वो प्रीशियस बूटी अपने भगवान को चढ़ाया करते थे पहले के ज़माने के लोग। अब इससे क्या होता था, इससे पहली बात तो एक हाई स्टेटस क्रिएट हो जाता था और साथ ही साथ उनकी पावर भी बढ़ जाती थी, ठीक है। दूसरे तो जब वो लोग इतना प्रीशियस चीज़ें चढ़ाते थे ना भगवान को, तब वो लोग ये सारी चीज़ें ना ये सारी चीज़ें एकदम रिकॉर्ड करके रखते थे रिटन फॉर्म में, पहले के ज़माने के लोग, कि कैसे क्या हुआ। तो फिर जब वो लोग कीमती चीज़ें अपने भगवान को चढ़ाया करते थे तो उस टाइम में वही चीज़ों को वो रिकॉर्ड कर लिया करते थे कि उन्होंने किस किस भगवान को क्या क्या चढ़ाया। तो बेसिकली वो रिकॉर्ड इसलिए करते थे ताकि वो वही चीज़ अपने प्रजा को सुना सके कि हाँ हमारे राजा ने ये काम किया है, ठीक है। तो उसको एकदम परमानेंट स्टोर करने के लिए वो सारी चीज़ों को वो रिकॉर्ड किया करते थे। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ों करने से कि भगवान को अच्छी अच्छी चीज़ें चढ़ाने से राजा का एक हाई स्टेटस बन जाता था सोसाइटी में और बाकी राजा के सामने भी, और इससे उनकी पावर है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी, ठीक है। तो ये तो बेसिकली दोस्तों हमने देख लिया उरुक के बारे में। अभी हम बात करेंगे कुछ और छोटी छोटी सिटीज़ के बारे में, ठीक है, जैसे कि उर और मारी हो गया। तो अभी देखो उरुक हो गया ना, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा हमने क्या क्या पढ़ा उरुक में। तो देखो 5000 BCE में जो सेटलमेंट्स थी वो अब धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गई थी, और जो कुछ न्यू सिटीज़ है वो इन्हीं सेटलमेंट्स में से निकले गए, और वो न्यू सिटीज़ बेसिकली सुमेर है, ठीक है। तो फिर दोस्तों क्या हुआ था, अब लोगों ने टेम्पल्स बनाना शुरू कर दिए थे, और वो जो टेम्पल्स थे वो बहुत ही बेसिकली, पहली बात तो वो टेम्पल्स ना सराउंडेड थे, बड़े बड़े वॉल्स से वो सराउंड हुआ करते थे, और वो टेम्पल्स कच्चे ईंटों से बने हुआ करते थे, अनबेक्ड ब्रिक्स। और उन टेम्पल्स में बेसिकली दो भगवान की पूजा हुआ करती थी, पहला इनाना और दूसरा मून गॉड। और पीपल उन लोगों के लिए तरह तरह की चीज़ें लाया करते थे, जैसे ग्रेन्स हो गया, फिश हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें उन भगवान को चढ़ाने के लिए लाया करते थे। अब इस अब इस चीज़ से क्या क्या हुआ, अब धीरे 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 टेम्पल्स की डेवलपमेंट हुई, वहाँ पे बहुत सारे रूम क्रिएट हो गए थे, और हर रूम में अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे कि वीविंग हो गया, स्पिनिंग हो गया, ग्रेन ग्राइंडिंग हो गया, ऑयल प्रेसिंग हो गया, ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। और इन एक्टिविटीज़ से और डेवलपमेंट हुआ, और बाद में टेम्पल्स एक टाइप का इंस्टीट्यूशंस बन जाता है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, और ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करता था टेम्पल्स, ठीक है। यानी जो लोग आते थे उनको प्रसाद दिया जाता था, बाद में सिस्टम बन गया था, ठीक है। तो अभी हम लोग अब किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पहले के ज़माने के में, जैसे कि आपको पता भी चल ही गया होगा कि टेम्पल्स कितना इम्पोर्टेंट हुआ करता था उरुक वाले टाइम में। तो फिर टेम्पल्स वाली जो जगह थी ना, टेम्पल्स पहले के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, और अगर कोई भी राजा को अपनी पावर बढ़ानी है तो फिर वो दूसरे राज्य के टेम्पल्स में अटैक किया करते थे। और जैसे ही दूसरे राज्य के राजा को पता चल जाता था कि हाँ यार एक राजा है वो अटैक करने आ रहा है हमारे टेम्पल्स में, तो फिर वो राजा भी तैयार हो जाता था लड़ाई के लिए। तो फिर लड़ाई होती थी उन दोनों राजा के बीच में, और जो राजा जीतता था
वो दूसरे राजा के नौकर और सैनिकों को अपना नौकर और सैनिक बना देता था, और दूसरे राज्य के टेम्पल्स में जो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी ना, वो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर अपने राज्य के टेम्पल्स के भगवानों को चढ़ा देता था। और वो वही चीज़ लिखता था कि उसने क्या क्या चढ़ाया, ताकि वो पब्लिक को बता सके और एक टाइप का वो एक परमानेंट चीज़ बन सके कि हाँ, हमारा राजा कितना महान था। ठीक है। और ये सारी चीज़ें करने से ना एक बेसिकली उनको एक हाई स्टेटस मिलता था, और पावर तो उनकी ऐसे बढ़ती ही थी। तो ये हमने उर्क के बारे में देख लिया। अब हम चलते हैं दोस्तों उर्क के बारे में। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग अपना नेक्स्ट सिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि है उर। ठीक है। तो देखो दोस्तों, उर है ना, वो सबसे पहली सिटी थी। ठीक है, अर्लीस्ट सिटी थी, जो कि साइंटिस्ट को या आर्कियोलॉजिस्ट को पता चली थी। ठीक है, यानी सबसे पुरानी सिटीज़ थी, आसान भाषा में बोलूँ तो। ठीक है, उर सबसे पुरानी थी, उसके बाद उरुक थी। ठीक है। तो उर ना, अभी हम उर के बारे में देखेंगे। तो उर में वहाँ पे पतली पतली रोड्स हुआ करती थी, और पतली और टेढ़ी मेढ़ी रोड्स हुआ करती थी। ठीक है। और उर उर के बारे में बताने से पहले आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो उर है ना, उर एक किंगडम था, या फिर आप कुछ सिटी भी कुछ भी मान लो। और उस किंगडम या फिर उस सिटी के बाहर एग्रीकल्चर होता था। ठीक है, सिटी के अंदर नहीं होता था, सिटी के बाहर होता था। ठीक है। और सिटी बेसिकली बाउंड्री से एकदम दीवार दीवार ये सारी चीज़ों से कवर थी। ठीक है। और उर के बाहर हुआ करता था एग्रीकल्चर, तो लोगों को बाहर से सामान अंदर लाना पड़ता था। ठीक है। तो चलो अभी वापस वही देखते हैं। तो उर में पतली और टेढ़ी मेढ़ी रोड्स हुआ करती थी, जिसके वजह से वहाँ पे व्हील्ड कार्ट्स चलाना या फिर बैलगाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, या फिर इम्पॉसिबल हुआ करता था। ठीक है। तो वो व्हील कार्ट के ज़रिए अपना सामान को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते थे अपने घर तक। ठीक है। इसलिए वो लोग एक नॉर्मल एनिमल्स का वो लोग यूज़ करते थे, जैसे कि डोंकी, ये सारी चीज़ों का सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट उनके घर पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा यार टेढ़ी मेढ़ी और पतली रोड थी, इसलिए। तो देखो, हमने अभी तक ये पता चला कि जो उर है वहाँ पे पतली रोड्स हुआ करती थी और टेढ़ी मेढ़ी रोड्स हुआ करती थी। तो वही पतली पतली रोड्स और टेढ़ी मेढ़ी रोड्स, और साथ ही साथ जो उर का घर का स्ट्रक्चर हुआ करता था ना, जो वहाँ के घरों का शेप हुआ करता था ना, वो इर्रेगुलर शेप था, यानी कि कोई भी शेप का घर बना दिया। जैसे कि आप अभी देखते हो कि आजकल का जो घर का शेप है, वो रेक्टेंगल या तो नहीं तो स्क्वायर से ही टाइप का होता है, लेकिन पहले के ज़माने में कोई भी शेप का था। ठीक है। तो इरेगुलर शेप ऑफ हाउस, अब इसके वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताती थी कि वहाँ पे टाउन प्लानिंग नहीं है। ठीक है, कि एकदम मतलब टाउन को प्लान करके नहीं बनाया गया कि यहाँ पे ये वहाँ पे वो, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ वहाँ पे ड्रेन्स नहीं थे। ठीक है, ड्रेन्स यानी जिससे पूरी गंदगी कीचड़ ये सारी चीज़ें सप्लाई होती है। तो जो बेसिकली उर का घर था ना, वहाँ के लोगों का घर हुआ करता था ना, वो डाउनवर्ड्स की तरफ स्लोप्ड था। ठीक है, स्लोप्ड इनवर्ड, यानी वहाँ के घर अंदर की तरफ, उनका घरों का छत बेसिकली वो अंदर की तरफ स्लोप्ड था। एग्जाम्पल देखो तो ये देखो, ये घर हो गया, वहाँ का छत ऐसे था अंदर की तरफ, ये देखो ऐसे। ठीक है। तो स्लोप्ड वहाँ का इनवर्ट था, और वहाँ पे बहुत सारी पाइप्स भी मिली है। ठीक है, क्ले पाइप्स इनर कोर्टयार्ड में हुआ करती थी वहाँ पे। ठीक है, अब इससे क्या होता था, कोर्टयार्ड में बेसिकली वहाँ पे पाइप हुआ करती थी। ठीक है, क्ले पाइप्स वहाँ पे प्रेजेंट हुआ करती थी।
तो बारिश के मौसम में जब पानी कलेक्ट हो जाता था छत में, तो पाइप के ज़रिए पानी जाता था सम्प में, ठीक है, जो कि इनर कोर्टयार्ड में प्रेजेंट था। इनर कोर्टयार्ड यानी आंगन, वो भी घर के अंदर आंगन। सम्प यानी गड्ढा। तो आंगन के अंदर बेसिकली एक गड्ढा उन्होंने बनाया था जिसमें बारिश का पानी डायरेक्ट जाता था, ठीक है, और बाद में वो वही पानी को यूज़ करते थे पीने, ये सारे अपने काम के लिए, ठीक है। और जो उर के लोग हुआ करते थे, वो जो कचड़ा उचड़ा है ना, अपना वेस्ट मटेरियल और डस्ट, ये सारी चीज़ें ना घर के बाहर फेंकते थे। अब ठीक है, वो लोग अपना वेस्ट घर के बाहर फेंकते थे, बेसिकली सड़कों पर वो लोग फेंकते थे, ठीक है, स्ट्रीट्स पर। अब इससे क्या हुआ, जब वो लोग स्ट्रीट्स की तरफ कचरा फेंकते थे, तो उससे जो स्ट्रीट का लेवल था वो बढ़ गया था। तो अब देखो, जाहिर सी बात है, अगर सड़क का लेवल बढ़ेगा तो फिर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अब रोड है, ठीक है, एग्जांपल देके अभी समझा रहा हूँ। ये आपका घर मान लो, इतना बड़ा ये रोड है, ठीक है। आप कचरा फेंक रहे हो, तो फिर रोड का लेवल बढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है ना। तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है रोड का, स्ट्रीट का लेवल। अब इससे क्या हो रहा है, इससे आपके घर का लेवल छोटा हो रहा है अपने आप, ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसी चीज़ के वजह से वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के लोग अपने घर का भी लेवल बढ़ाया करते थे। अब इससे क्या होता था, इससे जो गंदगी है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो उनके घर के अंदर नहीं आ पाता था, ठीक है। और जैसे कि हमने देखा है आजकल के ज़माने में क्या होता है कि आप जैसे खिड़की खोलते हो तो वहाँ से धूप धूप आया करती थी। लेकिन पहले के ज़माने में ना खिड़की ये सब नहीं हुआ करती थी, इसलिए वहाँ पे डोर्स के थ्रू यानी डोर्स के थ्रू ना डायरेक्ट सनलाइट आया करती थी। तो ये उर के बारे में था, ठीक है। और वहाँ पे कुछ सुपरस्टिशंस भी फॉलो हुआ करते थे उर जैसे शहरों में। और वो सुपरस्टिशंस क्या थे, हम अभी इसकी भी बात कर लेते हैं कि कुछ सुपरस्टिशंस वहाँ के क्या क्या थे सुपरस्टिशंस। तो देखो दोस्तों, वहाँ पे ये माना जाता था कि जिसके घर का डोर जितना ऊपर होगा, वो वहाँ उस घर पे उतना ही पैसा आएगा, ठीक है। ये एक सुपरस्टिशन था। और दूसरा सुपरस्टिशन ये भी था कि अगर ये देखो, पहले के ज़माने में डोर ऐसे भी समझते रहो, ठीक है, ये घर है, ये डोर है, ठीक है, ऐसे, ये दूसरा घर है और ये डोर है ऐसे, ठीक है, समझो अभी। तो ये माना जाता था कि अगर कोई भी डोर एक दूसरे के सामने सामने हुए, ठीक है, दो घरों के दोस्त अगर दो घरों के अगर डोर एक दूसरे के सामने हुए, तो वो ये शो करता था कि जो पत्नियां हैं वो हस्बैंड के लिए कष्टकारी है, ठीक है। तो ये दूसरा सुपरस्टिशंस था। और अगर डोर सामने सामने नहीं हुआ करते थे, तो फिर हस्बैंड होता था लकी, ठीक है, हस्बैंड को यानी वाइफ टॉर्चर नहीं करती थी, ठीक है, कष्टकारी नहीं होती थी हस्बैंड के लिए वाइफ। तो अभी एक बार हम इसको भी रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, उर के बारे में। तो हमने ये देखा कि जो उर थी वो सबसे पुरानी सिटी थी। और जो उर था वहाँ पे पतली पतली रोड्स और टेढ़ी मेढ़ी रोड्स हुआ करती थी, जिसके वजह से बैलगाड़ी और बाकी सारी चीज़ों के ज़रिए हम सामान को घर के अंदर तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते थे। इसी के वजह से लोग वहाँ पे एनिमल्स जैसे कि गधे, ये सारी चीज़ें यूज़ किया करते थे। और वहाँ पे इरेगुलर शेप्स था हाउसेस का, और नैरो रोड, वाइंडेड रोड्स और इरेगुलर शेप हाउसेस का हमें ये बताता था कि वहाँ पे टाउन प्लानिंग है ही नहीं, और वहाँ पे ड्रेन्स भी नहीं हुआ करते थे। और जो उनके घर है, वह उनकी जो छत है वो स्लोप्ड हुआ करती थी इनवर्ड्स। और उनके कोर्टयार्ड में, इनर कोर्टयार्ड में यानी आंगन में,
पाइप्स, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है, क्ले पाइप्स। अब इससे क्या होता था कि जो रूफ टॉप है यानी जो छत है वहाँ पे जब पानी कलेक्ट होता था तो पाइप के ज़रिए डायरेक्ट आंगन में चला जाता था, और वो लोग आंगन में बेसिकली एक गड्ढा बनाए हुए थे, तो पूरा पानी उस गड्ढे में जाता था और स्टोर हो जाता था। तो बाद में जब भी उनका मन का हुआ करता था वो यूज़ कर लेते थे। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो उर है वहाँ के लोग कचरा घर के बाहर फेंकते थे, जिससे स्ट्रीट का लेवल बढ़ता था। अब धीरे धीरे अब समय के साथ साथ वो लोग भी इसके वजह से अपना घर का लेवल बढ़ाते थे, जिससे गंदगी उनके घर के अंदर ना आ पाए। और जैसे कि हमने देखा कि जो वहाँ के उस टाइम के घरों में छत, ये विंडो, ये सारी चीज़ें, खिड़कियाँ, ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। इसलिए उस टाइम के घरों में जो धूप थी, जो रोशनी थी, वो दीवारों, वो दरवाज़ों से आया करती थी, ठीक है, डोरवेज से आया करती थी। और वहाँ पे कुछ सुपरस्टिशंस भी हुआ करते थे कि जिसका डोर जितना ऊपर उसके घर में उतना पैसा आएगा। और साथ ही साथ में कि अगर दो घरों के डोर अगर एक दूसरे के सामने सामने हैं, इसका मतलब ये हुआ करता था कि जो वाइफ है वो कष्टकारी होगी अपने हस्बैंड के लिए, यानी वो कष्ट देगी अपने हस्बैंड को। और अगर ये चीज़ नहीं हुआ करती थी, यानी अगर डोर सामने सामने नहीं हुआ करते थे, तो इसका मतलब हस्बैंड लकी है, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। अभी हम मारी शहर की बात करेंगे। तो ये जो मारी शहर है ना वो थोड़ा मज़ेदार है, उसके बारे में सुनना। तो आप तब तक नोट डाउन करते रहना, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे मारी शहर के बारे में। इसको थोड़ा डाउन कर रहा हूँ, चलो ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं मारी शहर के बारे में। तो ये जो मारी शहर था ना वो नॉर्थ साइड में प्रेजेंट था, ठीक है। और जबकि उर और उरुक वो साउथ साइड में प्रेजेंट थे, और मारी नॉर्थ साइड में प्रेजेंट था मेसोपोटामिया के। तो करीब 2000 BCE में जो मारी था वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू कर दिया था, ठीक है। और वहाँ के लोग बेसिकली एग्रीकल्चर करते थे, पशुपालन एग्रीकल्चर करते थे, और पशुपालन भी, ये सारी चीज़ें किया करते थे। तो दोस्तों उसके बाद, ठीक है, कैमरा भी एडजस्ट कर रहा था, ठीक है। तो मारी में क्या हुआ था, 2000 BCE से मारी अब डेवलप होना शुरू कर दिया था। अब बेसिकली मारी के लोग ना एग्रीकल्चर करते थे और एनिमल हर्डिंग, ठीक है, यानी पशुपालन वो लोग करते थे, ठीक है। तो जो लोग पशु चलाते थे यानी जानवर, ये सारी चीज़ें चलाते थे, वो लोग कभी कभार अपने जानवर एक्सचेंज करते थे इन लोगों के साथ, किनके साथ, फार्मर्स के साथ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें वो लोग अपना नीड्स फुलफ़िल करते थे। ऐसे हर्डर्स को अगर, जैसे कि अगर जो लोग पशु पालते, जानवर पालते हैं, उनको अगर फल चाहिए होगा तो फिर वो अपनी एक मुर्गी दे देंगे किसान को, ठीक है। तो इससे दोनों का काम हो जाता था। और कभी कभार ना कुछ नोमैडिक ग्रुप्स भी आते थे एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। नोमैडिक ग्रुप्स या ट्राइब्स, आप कुछ भी बोल सकते हो, आते थे समाज चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन इन पर अटैक हो जाता था और इनको लूट लिया जाता था, ठीक है। लेकिन जब बाद में समझ में आया लोगों को कि हाँ यार ये तो हम पे अटैक करने नहीं आए हैं, बल्कि ये लोग हमसे एक्सचेंज करने आए हैं, तो फिर इन्होंने भी फिर बाद में, नोमैडिक ट्राइब्स ने बाद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया था एक्सचेंज प्रोसेस में, ठीक है, ट्रेड में बेसिकली। उसके बाद फिर वो लोग सेटल भी हो जाते हैं मारी के अंदर, ठीक है। तो जब वो लोग मारी के अंदर सेटल हो जाते हैं, फिर ये लोग कुछ साल तक वो लोग अपना पावर बढ़ाते हैं, ठीक है, ये नोमैडिक ट्राइब्स। जब उनके पास अपना पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, तो फिर ये लोग अब अपना थोड़ा रूल, यानी अभी अपनी टेरिटरी बढ़ाने लगते हैं, ठीक है। अभी ये लोग अब धीरे धीरे अब मारी में कब्ज़ा कर लेने लगते हैं।
तो जैसे ये राजा को पता चलता है मारी के, तो वहाँ का राजा ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और इन लोगों को चेतावनी भी दे देता है। ठीक है, और वहाँ का राजा अब इन लोग में नज़र भी रख देता है। और साथ ही साथ में मारी के राजा ने क्या किया था, उसने कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया था और उनको ये बोला था कि भाई तुम जाओ यूफ्रेट रिवर के पास और वहाँ पे जो भी बोट जारी होगी ट्रेड के लिए उनसे तुम टैक्स लेना शुरू कर दो। ठीक है, यानी ऑफिसर्स को उन्होंने बोल दिया था टैक्स लेने के लिए किन किन लोगों से, जो बोट्स ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रेड के लिए जारी होती है, गुजर रही होती है नदियों से। ठीक है, तो ऐसे कर करके टैक्स ले लेकर ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था मारी। ठीक है, तो ये चीज़ थी, हमने मारी के बारे में पढ़ी। तो फिर ऐसे फिर धीरे धीरे मारी डेवलप होता है, लेकिन बाद में ये जो नोमैडिक ट्राइब्स है ना, पहले तो शांत हो जाते हैं लेकिन बाद में ये लोग इन्हीं को तोड़ डालते हैं मारी को। और फिर असीरिया और अलग अलग टाइप के जगह या सिटीज़ इन्हीं में से निकलती है। ठीक है, तो हमने अभी दोस्तों ये देखा उरुक कैसे टेम्पल्स के बदौलत डेवलप हुआ और मारी केवल टैक्स के बदौलत। ठीक है, यानी पैसों के मामले में, ट्रेड की सहायता से इतना भयानक वाला डेवलप हो गया था मारी। ठीक है, टैक्स ले लेकर। और साथ ही साथ हमने उर के बारे में भी पढ़ा कि वो सबसे पुरानी सिटीज़ हुआ करती थी। तो बेसिकली अब चैप्टर का एंड आने वाला है। ठीक है, तो अभी आप थोड़ी देर और बने रहिए और अभी जितना लिखा है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। वैसे मैं आपको प्रेफर करूँगा आप इसको नोट डाउन मत करो, ये समझने के लिए है। मैं अपना नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगा अगर आप कमेंट सेक्शन में मांगे तो, इसलिए। ठीक है, तो आप उसको कॉपी करके लिख सकते हो आसानी से। एक बार रिवाइज कर लेते हैं मारी का कि 2000 BCE में मारी डेवलप होना शुरू कर दिया था और वहाँ के लोग बेसिकली एग्रीकल्चर और एनिमल हर्डिंग करते थे। तो जो हर्डर्स थे वो अपने सामान को एक्सचेंज किया करते थे फार्मर्स के साथ। तो कभी कभार नोमैडिक ट्राइब्स भी आया करते थे एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन उनको लूट लिया जाता था। लेकिन बाद में उन्हीं ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया एक्सचेंज प्रोसेस में। ठीक है, क्योंकि तब उनको, अब लोगों को पता चलने लग गया था ठीक है यार ये लोग तो ट्रेड के लिए आए। ठीक है, तो फिर अब बाद में इसी के लिए नोमैडिक ट्राइब्स ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया एक्सचेंज प्रोसेस के लिए। और बाद में वो सेटल भी हो गया था मारी में। तो जब वो लोग पावर गेन करने लगते हैं तो वो लोग अब अपनी टेरिटरी बढ़ाने लगते हैं। ठीक है, टेरिटरी बढ़ाने लगते हैं, जैसे उनके पास पावर आ जाती है तो किंग उसी टाइम में एक्टिव हो जाता है और उनको चेतावनी देते थे और उन पर अब नज़र भी रखने बोल देता है लोगों को। और साथ ही साथ जो राजा था वो कुछ ऑफिसर्स को बोलता है कि भाई अब तुम लोग टैक्स लेना शुरू कर दो यूफ्रेट रिवर में जितनी भी बोट्स आती है। ठीक है, तब इससे टैक्स से वो अपना पूरा अपने किंगडम को डेवलप करता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने मारी के बारे में पढ़ी यार कि मारी कितना डेवलप बन चुका था। ठीक है, बिना इतनी मेहनत किए बस ट्रेड के ज़रिए बहुत ज़्यादा ताकतवर मारी बाद में बन जाता है। ठीक है, लेकिन जो नोमैडिक ट्राइब्स थे बाद में और ज़्यादा इनकी नहीं सुनते, अभी तो शांत हो गए थे। बाद में ये लोग वापस पावर में आके अटैक कर देते हैं और मारी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हमने अब पढ़ लिया। अब हम लोग अब अपना नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए नोट डाउन करो। तो देखो दोस्तों, अभी तक हमने उरुक उर और मारी के बारे में उरुक उर और मारी के बारे में पढ़ लिया था। अभी हम उसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे और अभी चैप्टर अभी थोड़ी देर बाद ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा कैमरा फिक्स कर लेता हूँ उसी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया कैमरा फिक्स। ऐसे, ठीक है। आई होप दैट यू आर एबल टू सी द कैमरा। ओके, तो अभी हम शुरुआत करते हैं अगले पार्ट की। तो देखो दोस्तों, जैसे कि हमने उरुकुर और मारी के बारे में पढ़ लिया था और भी बहुत सारे छोटे मोटे किंगडम्स के बारे में भी पढ़ा था।
तो देखो, जब कभी भी कोई भी सिटी, जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले ही कि बाद में जाके मारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो छोटे मोटे ट्राइब्स पावर गेन करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं मारी को। तो जब कोई भी सिटी डिस्ट्रॉय होती थी ना, तो जो उस सिटी में जो लोग रहते थे वो उस सिटी के राजा को रिकॉल करते थे अपनी पोएट्रीज़ में या फिर अपनी स्टोरीज़ में, ठीक है, जो वो बनाते थे। पोएट्रीज़ या फिर स्टोरीज़, कुछ भी चीज़ों में वो उन राजाओं के बारे में लिखते थे कि ऐसे राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो उरुक के लोगों ने अपने राजा के बारे में लिखा था जिसका नाम था गिलगामेश, और जिस बुक में लिखा था उस बुक का नाम था द एपिक ऑफ गिलगामेश, ठीक है, द एपिक ऑफ गिलगामेश। तो उरुक वाले लोग ये बताते हैं कि जो गिलगामेश था वो बहुत पावरफुल और अच्छा राजा था। बेसिकली वो राजा था उरुक का, ठीक है, और वो बहुत पावरफुल राजा था। लेकिन एक दिन उसको शॉक लग जाता है जब उसको ये पता चलता है कि जो उसका फ्रेंड है उसकी डेथ हो गई है। तो फिर उसके बाद गिलगामेश डिसाइड करता है कि वो अब अमर होने का वो ढूंढेगा रहस्य कि कैसे हम अमर हो सकते हैं। तो गिलगामेश इमॉर्टल होने की कोशिश करता है, ठीक है, यानी अमर होने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। उसको पता ही नहीं चल पाता कि हम अमर कैसे हो सकते हैं। इसलिए उसके बाद वो वापस उरुक में आता है और लोगों में ये घोषणा कर देता है कि उसके मरने के बाद उसका बेटा राजा बनेगा और ये वाला सिस्टम फर्दर होगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि राजा का बेटा राजा वाला सिस्टम यहीं से शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ थी, थोड़ा याद रख लेना, ठीक है, कि जब कुछ सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती थी तो वहाँ के लोग वहाँ के राजा को रिकॉल करते थे पोइट्रीज़ में या स्टोरीज़ में। तो उन्होंने एक राजा के बारे में लिखा था उरुक के पीपल ने, ठीक है, गिलगामेश के बारे में लिखा था और उस बुक का नाम था द एपिक ऑफ गिलगामेश। तो उन्होंने गिलगामेश के बारे में ये लिखा था कि जो गिलगामेश है वो बहुत ही पावरफुल राजा था उरुक का, और जब उसका फ्रेंड की डेथ होती है तो उसको शॉक लग जाता है, बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके बाद वो अमर होने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है और वो वापस आकर उरुक में लोगों को ये बोल देता है कि उसके मरने के बाद उसका बेटा राजा बनेगा और ये सिस्टम जनरेशन टू जनरेशन पास होगा। तो हमने अब ये देख लिया। तो अब हम लोग चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं कि लीगेसी ऑफ मेसोपोटामिया, ठीक है। तो आप तब तक नोट डाउन भी करते चाहिए मेरे साथ। लेगेसी ऑफ मेसोपोटामिया, ठीक है, इसका मतलब यार मेसोपोटामिया ने क्या चीज़ हमारे लिए छोड़ गया था। तो देखो, मेसोपोटामिया ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ मतलब हमको छोड़ गए थे हमारे लिए। जैसे उन्होंने टाइम को डिवाइड कर दिया था, ठीक है, जिसके टाइम को डिवाइड कर दिया था, और उन्होंने मैथमेटिक्स भी हमको दिया था, ठीक है। मैथमेटिक्स में डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमको बताया था। और टाइम में उन्होंने डिवाइड कर दिया था, एक साल को डिवाइड किया था उन्होंने कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, एक मंथ में 4 वीक होते हैं, एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने डिवीज़न कर दिया था टाइम का। और साथ ही साथ में उन्होंने हमें ये भी बताया था कि कब सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स और कब चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स होता था और कैसे होता था। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली उन्होंने हमको बताई थी, ठीक है। और उन्हीं के वजह से हम आज मैथ्स पढ़ रहे हैं, उन्हीं के वजह से आज कैलेंडर बन पाया है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी देख लिया और यही था चैप्टर का दी एंड, ठीक है। सो होप यू विल लाइक दिस वीडियो। बाय।